हेलो इंजीनियर्स। हम लोग आज एच आर डी ओ बी का पार्ट 2 करेंगे पी वाई क्यू सॉल्व करने का। हम लोगों ने पार्ट 1 पी वाई क्यू सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए टू जे। तो आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एच आर इन टूडेज ग्लोबल इन्वायरमेंट। आज के इन्वायरमेंट में एच आर जो होते हैं उनका क्या रोल है, और इस रोल को हम लोग को एच आर मैनेजर का रोल भी डिस्कस करना है और एच आर का भी रोल डिस्कस करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये 14 मार्क्स का सिर्फ ये क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। अब ऐसा नहीं कि अगर 14 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन है तो उसमें से आप एक 5 पेज का लिख देते हैं और दूसरा लिखते ही नहीं है, मतलब 2 पेज में ख़त्म कर देते हैं। तो टीचर 5 पेज वाले में अगर 14 मार्क्स देते हैं, वो 2 पेज वाले में 14 मार्क्स आपको नहीं देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पेजेस लिखिए, सारे क्वेश्चन के लिए सिमिलर होने चाहिए, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एच आर। The role of human resource in global environment has become increasingly significant in today's organization। आज वे सभी के लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होते हैं और उनका रोल बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, तो उनके क्या क्या रोल होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि हम लोग जो हम लोग रोज़ सुनते हैं जैसे एचआर, तो रिक्रूटमेंट में एचआर हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो वो बहुत इनिशियल प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें अगर एचआर का रोल है तो एचआर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब बिजनेस एक्सपैंड ग्लोबली एंड ऑपरेट इन डाइवर्स कल्चर रेगुलेटरी कंटेक्स्ट, एचआर प्लेज अ pivotal role in ensuring that the workforce is effectively managed and the organization's objective are met। जैसा कि बिजनेस आजकल ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है और डिफरेंट कल्चर में रेगुलेट करता है, डिफरेंट लोगों के बीच में बिजनेस चलता है, तो एचआर हमारा एक इंश्योर करता है कि हमारा जो वर्क फोर्स है, जो हमारा काम हो रहा है, वो इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल हो रहा है। और कुछ ये सारे रोल है एचआर के, जो भी हम लोग वन बाय वन देखें। सबसे पहला है टैलेंट एक्विजमेंट एंड ग्लोबल स्टाफिंग। जैसा कि हम लोग देखा था कि एचआर जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, एचआर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एचआर मैनेजर जो होते हैं वो अट्रैक्टिंग मतलब क्या, ऐसे टैलेंट को अपनी तरफ ले करके आते हैं, फिर उसको रिक्रूट करते हैं और उनका ट्रेनिंग करते हैं, उनके टैलेंट को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए। दे मस्ट अंडरस्टैंड लोकल लेबर मार्केट, इमिग्रेशन लॉज एंड ग्लोबल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। एचआर के पास नॉलेज होना चाहिए लोकल लेबर मार्केट का, इमिग्रेशन लॉ का और ग्लोबल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस का। दे ऑल्सो नीड टू एसेस कैंडिडेट फॉर कल्चरल फिट, और उन लोगों को कैंडिडेट को एज अ कल्चर फिट और अडेप्टिबिलिटी की वो वर्क इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ उसको चेक करना चाहिए एचआर को, और वो चेक करते हैं। दूसरा रोल वो प्ले करते हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में। एचआर मैनेजर आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विद इन द वर्क प्लेस। एचआर मैनेजर जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी वर्क प्लेस में। किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो हाईलाइट नहीं करते, वो ओवरऑल को ले करके चलते हैं। क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं जिसमें एम्प्लॉयज जो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, नेशन से है, सबको सबके वैल्यूज़ को, फीलिंग को रिस्पेक्ट दिया जाता है वहाँ पे, और इस चीज़ को मेंटेन करता है एचआर। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मोबिलिटी एंड एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट। In multinational organization, HR manager are involved in the management of global mobility programs, including expatriate assignment. They help employees and their families adjust to इंटरनेशनल लोकेशंस। अगर हमारे किसी, मान लो कि इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाना पड़ रहा है किसी को, तो वो वहाँ एडजस्ट कर पाए, वहाँ का कल्चरल वगैरह को कल्चरल चैलेंज जो होता है, क्रॉस कल्चर चाहे, मतलब इंडिया में कुछ और कल्चर है, फॉरेन में कुछ और कल्चर है, तो उस चैलेंज को वो मेंटेन कर पाए, वो खुद को वहाँ के लोकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। तो ये सब में हेल्प करता है हमारा एचआर। वो देखता है कि हाँ भाई ये इंसान एडजस्ट करने वाला है भी या नहीं, तो ही वो रिक्रूट करता है। उसके बाद है हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। HR managers need to navigate complex international labor laws, employment regulation, and compliance requirement against multiple jurisdictions.
They ensure that the organization policies and practices adhere to local and global level standard. HR मैनेजर ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ है, जो प्रैक्टिस हो रही हैं, रूल वगैरह, वो लोकल और ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड सबको सेटिस्फाई करती है. उसके बाद है हमारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट का. डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट पैकेजेज इज़ अ की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AR. मतलब क्या कि कंपनसेशन और बेनिफिट्स, developing and administering competitive compensation and benefits package is a key responsibility of HR. एक बेनिफिट पैकेज और या फिर कंपनसेशन, किसी भी काम के बदले या फिर किसी चीज़ के बदले कंपनसेशन, ये सब एक स्टैंडर्ड से मेंटेन हो, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे HR का होता है. ये इंक्लूड करता है डिफरेंसेस इन पे स्केल, टैक्स इम्प्लीकेशंस, बेनिफिट स्ट्रक्चर अक्रॉस डिफरेंट कंट्री. सारे कंट्री में कैसा कैसा बेनिफिट स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है. उसके बाद हमारा ग्लोबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ग्लोबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में HR मैनेजर प्ले अ वाइटल रोल इन डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आर रिलेवेंट टू अ ग्लोबल वर्कफोर्स. HR मैनेजर का रोल होता है कि वो डिज़ाइन करे और डिलीवर करे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो कि रिलीवेंट हो हर पूरे ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड वाइड वर्कफोर्स के लिए, जो काम करते हैं लोगों के लिए, उसके लिए. दे एड्रेस लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड फैसिलिटेट क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग. लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस को वो एड्रेस करे, मतलब कॉन्टेक्स्ट में ले, और क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जिससे किसी का भी कल्चर वगैरह हर्ट ना हो. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड फीडबैक. ओवरऑल हमारे वर्कफोर्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय, उन सब का परफॉर्मेंस देखना, उन सब के परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट करना, उन सब के परफॉर्मेंस का, और उनको फीडबैक देना कि हाँ तुम अच्छे कर रहे हो या फिर तुम ख़राब कर रहे हो, तुम यहाँ पे सही कर सकते हो. वो काम हमारे HR का होता है. HR मैनेजर इंश्योर दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक प्रोसेस आर कंसिस्टेंट. मतलब क्या कंसिस्टेंट हो, मतलब अक्सर हो, ये चीज़ लगातार हो, और फेयर अक्रॉस द, और सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ फेयर हो. अगर आप कुछ अप्रेजल दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को अच्छे परफॉर्मेंस पे, तो वो आप फेयर बेसिस पे करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं. उसके बाद है हमारा चेंज मैनेजमेंट. इन ग्लोबल कंटेक्स्ट HR मैनेजर हेल्प मैनेज एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी तरह के चेंज होंगे, या तो वो स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजी पे हो, तो सारे एम्प्लॉय उसको अडॉप्ट कर सके वर्ल्ड वाइड, इस चीज़ का ध्यान रखेगा हमारा HR मैनेजर. उसके बाद क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. HR प्लेज अ रोल इन फॉस्टरिंग इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इंक्लूड एड्रेसिंग लैंग्वेज बैरियर. ओवरऑल क्या, अगर हमारे दूसरे कल्चर से हमारे यहाँ इंसान आ रहे हैं, तो मतलब उसके साथ अच्छा बिहेव हो, एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट उसको मिले, उसके जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कल्चर को अडॉप्ट करने, वो अच्छे से उस चीज़ को, उस बैरियर को वो क्रॉस कर सके, उस बैरियर के साथ वो रह भी सके. इस चीज़ का ध्यान हमारा HR रखेगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, एक हेल्दी क्रॉस कल्चर हो. उसके बाद है हमारा ग्लोबल HR स्ट्रैटेजी. HR मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाइनिंग HR स्ट्रैटेजीज विद द ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव. वो अपने HR स्ट्रैटेजीज को इस तरह से अलाइन करेगा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल बिजनेस जो हो वो बढ़े, ऑब्जेक्टिव हो उसका यही चीज़ करने का. दे डेवलप एंड एग्जीक्यूट HR प्लान दैट सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. वो डेवलप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, अपने स्ट्रैटेजी को, जो कि सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसके बाद हमारा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मीडिएशन. HR मैनेजर्स ऑफन एक्ट एज अ मीडिएटर. HR मैनेजर ऑफन एक बिचौलिया कह सकते हैं, उसकी तरह काम करता है, एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कुछ हो गया वर्क प्लेस पे, या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट आ गया, या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, तो उन लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाए, फिर कोई सेंसिटिव टॉपिक पे बहस हो जाए, तो इन सबको कन्फ्लिक्ट को सही करने का काम होता है HR मैनेजर का. In a global environment, HR manager is essential for building a culturally diverse and inclusive workforce. अभी के ग्लोबल इन्वायरमेंट HR मैनेजर का सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल रोल है कि एक अच्छा, एक हेल्दी वर्क प्लेस, एक कल्चर रिच ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें सारे वर्कर एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखे, एक दूसरे को सपोर्ट करे. ठीक है. इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो. द रोल इज पाइवोटल इन एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंजेस. लेकिन HR मैनेजर का रोल आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं.
दे मस्ट बी अडेप्टेबल। एचआर मैनेजर जो होने चाहिए वो जरूर अडेप्टेबल होने चाहिए, कल्चरली सेंसिटिव होने चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए इंटरनेशनल लॉज के बारे में, बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प कर सके ग्लोबल वाइज इंक्रीज करने को ऑर्गेनाइजेशन को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द एरर दैट मे टेक प्लेस इन एड्रेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगर हम लोग को एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एड्रेस करना है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेना है, तो हम लोग को क्या क्या एरर आ सकता है, तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। असेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि हमारे एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को एसेस करना, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में। हाउएवर एरर्स कैन अकर इन द परफॉर्मेंस असेसमेंट। लेकिन अगर हम लोग किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम्स हो, उसमें थोड़े एरर आ ही जाते हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकता है हमारे एक्यूरेसी को, हमारे फेयरनेस को, कि हाँ हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं फैसला ले रहे, डिसीजन ले रहे हैं किसी के भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में। तो कुछ एरर्स आते हैं जो सारे इस तरह है। सबसे पहला है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है? द एरर अकर्स व्हेन अ मैनेजर अलाउज अ सिंगल पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट और बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस देयर ओवरऑल असेसमेंट। मान लो कोई एम्प्लॉय कभी कोई निगेटिव बिहेव कर दिया हो, तो उसके बेसिस पे उसका ओवरऑल असेसमेंट करना, ये हैलो इफेक्ट कराता है और ये एक एरर होता है। जैसे कि इफ़ एन एम्प्लॉय रिसेंटली कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कोई एम्प्लॉय जो तुरंत एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, लेकिन पहले का उसका सही नहीं हो परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस हो, तो ये अभी का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए उसका ओवरऑल असेसमेंट। दूसरा है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट होता है अपोजिट ऑफ द हैलो इफेक्ट। ये अपोजिट होता है हैलो इफेक्ट का। व्हेन अ सिंगल नेगेटिव ट्रेड और एक्शन लीड्स टू मैनेजर टू हैव अ ओवरली नेगेटिव परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। कोई एक सिंगल नेगेटिव कोई चीज़ काम कर दिया वो एम्प्लॉय, ओवरऑल उसके सारे मतलब एचआर उसको नेगेटिव परसेप्शन से ही देखना शुरू कर दे कि नहीं ये एम्प्लॉय गलत ही है, भले ही वो पॉजिटिव काम करे। तो ये चीज़ को हम लोग हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। थर्ड है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? इन दिस एरर द मैनेजर अवॉइड्स रेटिंग एम्प्लॉयज एट देयर एक्सट्रीम्स। इसमें होता है कि मैनेजर जो अवॉइड करते हैं एम्प्लॉय को रेट करना एट देयर वेरी हाई और एट देयर वेरी लो, एंड इंस्टीड असाइन एवरेज रेटिंग। ओवरऑल सारे को एवरेज रेटिंग कर देते हैं। इससे एरर आता है कि लैक ऑफ डिफरेंशिएट। जो हाई परफॉर्मेंस होता है, जो लो परफॉर्मेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो उन दोनों के डिफरेंस को वो ख़त्म करके एवरेज सबको मार्किंग कर देते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में कोई टॉपर होगा, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, तो अगर सबको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे तो टॉपर इस चीज़ से डिमोटिवेट होंगे कि मैंने मेहनत की थी। तो सेंट्रल टेंडेंसी यही होता है। थर्ड है हमारा लेनियंसी और स्ट्रिक्टनेस बायस। Some managers consistently rate employees too generously and giving high ratings to everyone, while others are overly critical. Strict bias, giving low, या तो सबको हाई दे देना या तो सबको लो रेटिंग्स दे देना अक्रॉस द बोर्ड, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्टनेस बायस या लेनियंसी बायस। ये इफेक्ट करता है फेयरनेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन। उसके बाद है हमारा रिसेंसी बायस। नेक्स्ट है हमारा रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस में क्या होता है? मैनेजर्स में फोकस मोर ऑन एन एम्प्लॉयज़ रिसेंट परफॉर्मेंस। रिसेंट परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अर्लियर अचीवमेंट और इशू को वो इग्नोर कर देता है। तो ये बायस पार्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक होता है इफ़ द मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव। अगर ओवरऑल जो अभी का परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसेंसी बायस। उसका नेक्स्ट हमारा सिमिलर टू मी बायस। सिमिलर टू मी बायस में होता है मैनेजर में फेवर एम्प्लॉयज़ हु आर सिमिलर टू देम इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड। मैनेजर जो होता है वो किसी एक एम्प्लॉय को फेवर करने लगे, दो एम्प्लॉय सेम पोजीशन पे है, सेम सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मैनेजर किसी एक को ज़्यादा फेवर करने लगे। ये होता है हमारे बैकग्राउंड के बेसिस पे, पर्सनालिटी के या फिर इंटरेस्ट के, जो कि रिजल्ट करता है लैक ऑफ फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी इन फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है? दिस एरर अकर्स व्हेन अ मैनेजर कंपेयर्स एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स रैदर देन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में होता है कि
कोई मैनेजर ही कंपेयर करे एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के बेसिस पे, ना कि इस चीज़ के बेसिस पे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ के बेसिस पे नहीं, इस चीज़ के बेसिस पे कि वो इंसान कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा इफ़ेक्ट करता है फेयरनेस ऑफ द असेसमेंट। उसके बाद है कल्चरल एंड जेंडर बायस। किसी स्पेसिफिक कल्चर के लोग को या फिर किसी स्पेसिफिक जेंडर के लोग को ज़्यादा प्रिविलेज देना, ये कहलाता है कल्चर और जेंडर बायस। उसके बाद है हमारा ओवर एम्फेसिस एंड क्वांटिटेटिव मेट्रिसेस। Relying too heavily on quantitative matrices such as scales, number, or output volume without considering qualitative factors like teamwork, communication, and problem solving. सॉफ्ट स्किल को छोड़ के सिर्फ हार्ड स्किल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करना, ये भी हमारा एक बायस होता है, या फिर कह सकते हैं एक हमारा एरर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवर एम्फेसिस एंड क्वांटिटेटिव मेट्रिसेस। उसके बाद हमारा लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रोवाइडिंग वॉज एंड जनरल फीडबैक रैदर देन स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट कैन बी अनहेल्पफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द एम्प्लॉयज़। हमेशा वर्क एक है ना अच्छा जनरल फीडबैक सारे एम्प्लॉय को दे देना, इससे एम्प्लॉय जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि हम लोग किस चीज़ में इम्प्रूव करें, सबको वो सेम ही फीडबैक मिला है। उसके बाद है हमारा फेलर टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। अगर हमारा एचआर मैनेजर या फिर जो भी इवेलुएट कर रहे हैं वो क्लियरली बता नहीं पा रहे कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे कि उनको परफॉर्मेंस कैसा चाहिए एम्प्लॉयज़ से, और इस चीज़ के बेसिस पे वो इवेलुएट कर दे रहे हैं, तो ये भी हमारा एरर होता है। तो हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है, टू मिटिगेट दिस एरर्स एंड इंश्योर फेयर एंड एक्यूरेट परफॉर्मेंस असेसमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग में मैनेजर को ट्रेन करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इवोल्यूशन इफेक्टिवली किया जा सके बिना किसी एरर के। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस बेसिस पे कितना परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगा, एक क्लियर और स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि इंकरेज हो सके एम्प्लॉय, और एंड इंक्रीजिंग ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। अगर मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उसके बेसिस पे भी हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड थ्रू विच वर्कर्स कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पे कितना ज़रूरी है और 3 मेथड एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज दैट इफेक्ट देयर वर्क। ओह नहीं, ऊपर वाला लाइन छूट गया। हाँ, तो शुरू से करते हैं। सबसे फर्स्ट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ अ कंसेप्ट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन से पता चल रहा है कि हमारे जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हमारा वर्कर का पार्टिसिपेशन है हमारे मैनेजमेंट में, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसीज, एक्टिविटीज़ जो कि हमारे ओवरऑल वर्क को इफेक्ट करता है, वर्क प्लेस को इफेक्ट करता है, उसमें उनका पार्टिसिपेशन, ये ओवरऑल बेस है इस बिलीव पे डैट इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन मैनेजमेंट डिसीजन कैन लीड टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो अगर डिसीजन ले कि उनको कैसे काम करना चाहिए, उनको क्या आउटकम ला के देना चाहिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के लिए। हमारे एम्प्लॉय भी इससे सेटिस्फाइड रहेगा। Here are some of the needs for workers' participation in management and 3 methods through which it can be achieved. वर्कर के पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट के लिए यहाँ हमारा कुछ दिया हुआ है नीड, और उसके बाद दिया हुआ है 3 मेथड जिससे हम लोग इस चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग नीड देख लेते हैं, उसके बाद अचीव करने का मेथड देखेंगे। सबसे पहले इन्हांस एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट। अगर हम लोग हम काम कर रहे हैं और मुझे ही बोला जाए कि तुम अपने लिए कुछ रूल बना रहे हो, या फिर देखो तो ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है, ये तुम किए हो, इसमें कितना तुम इफेक्टिवली तुम किए हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये ओवरऑल वर्कर के अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आ जाएगा, कमिटमेंट आ जाएगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है और मुझसे इतनी ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट मुझसे लिया गया है, मुझे इंगेज किया गया है। तो ओवरऑल वर्कर जो होगा कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करवाया गया है डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में, तो उसके अंदर एक कमिटमेंट आएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, और वो मोटिवेटेड रहेगा और वो प्रोडक्टिव रहेगा। सेकेंड है बेटर डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय ऑफन पोजेस वैल्यूएबल इंसाइट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द वर्क एंड प्रोसेस। एम्प्लॉय जो होते हैं उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है काम के बारे में और काम कैसे हो रहा है उस बारे में। तो अगर हम लोग सजेशन लेते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए मैनेजमेंट में, तो हम लोग को एक बेटर डिसीज़न हम लोग बना पाएंगे इस चीज़ से।
देयर पार्टिसिपेशन कैन लीड टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन। उनके पार्टिसिपेशन से हम लोग को एक इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजन मिलेगा, एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलेगा और आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ओवरऑल वर्क हमारे मैनेजमेंट टीम और वर्कर के बीच में जब हमारे वर्क होगा, जब दोनों साथ में बैठ करके बात करेंगे तो एक अच्छा कल्चर इन्वायरमेंट बनेगा और कम्युनिकेशन जो होगा ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड वर्कर्स विद अ प्लेटफॉर्म टू रेज कंसर्न एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम मैनेजमेंट में अपने वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं तो वो एक हेल्प कर सकता है हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो अर्ली स्टेज पे ही हट जाए, आगे चल के वो चीज़ ही ना है। क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट में अगर वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लोग खुद के लिए डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, तो इस चीज़ से आगे चल के हमारे बीच कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, कन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैन लीड्स टू स्किल डेवलपमेंट। अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है तो इससे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉय के लिए बढ़ती है और दे कैन गेन एक्सपीरियंस इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय के अंदर डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस आ सकता है, निगोशिएट वो करेंगे आपसे, लीडरशिप की स्किल आ सकती है, ओवरऑल उनका करियर ग्रोथ होता है इस चीज़ से। उसके बाद है हमारा थ्री मेथड ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। 3 मेथड जिससे हम लोग वर्कर का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में। फर्स्ट है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव और ज्वाइंट कंसल्टिव कमेटी। मेनी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो होता है एक एस्टेब्लिश वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होता है, वर्कर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, या तो वो एक इंसान होता है या तो एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि एक कमेटी फॉर्म करते हैं। ये कमेटी क्या करता है, इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि मैनेजमेंट से होता है और एम्प्लॉय से होता है, दोनों में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, डिस्कस करता है वर्क प्लेस पे क्या क्या इशू है, क्या क्या कंसर्न है, और ज्वाइंट डिसीजन लेता है किसी स्पेसिफिक मैटर पे। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वर्कफोर्स एंड मैनेजमेंट, कन्वेइंग एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न टू मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स नेगोशिएशंस बिटवीन लेबर यूनियन और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजमेंट टू रीच एग्रीमेंट ऑन वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज सच एज वेजेज, वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग ओवरऑल होता है कि हमारा जो वर्कर का यूनियन या फिर वर्कर का जो रिप्रेजेंटेटिव है और हमारा जो मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में एक हेल्दी नेगोशिएशन हो जिसके बेसिस पे या तो उसका कोई भी डिसीजन लिया जा सके। और वो टॉपिक हो सकता है जैसे उन लोगों को पैसा कितना मिलना चाहिए, उनका वर्किंग कंडीशन सही है या नहीं, उनको सेफ्टी गैजेट्स वगैरह मिल रहे हैं या नहीं, उनको बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, उनके लॉस क्या हो रहे हैं, इस चीज़ के बेसिस पे ये मेथड अलाउ करता है वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए शेपिंग इन्वायरमेंट टर्म्स एंड पॉलिसीज थ्रू निगोशिएशंस। वो अपने इन्वायरमेंट टर्म को भी इन्हांस कर सकते हैं इस चीज़ से थ्रू फॉर्मल निगोशिएशंस, लड़ाई झगड़ा या फिर हड़ताल वगैरह करके नहीं। ये एक कॉमन यूनियनाइज और वर्क प्लेस बन सके। उसके बाद एम्प्लॉय सजेशन स्कीम। एम्प्लॉय सजेशन स्कीम में जैसे कि सजेशन से पता चल रहा है कि कुछ सजेशंस वगैरह लिए जाते होंगे, कुछ आइडिया एम्प्लॉय से लिए जाते होंगे। मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट एम्प्लॉय सजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्प्लॉय से सजेशन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आइडिया शेयरिंग प्रोग्राम चलाते हैं जो कि वर्कर को इनकरेज करता है आइडिया सबमिट करने को, सजेशन को इम्प्रूविंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, वर्क प्लेस के कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। दिस सजेशंस आर रिवाइव्ड। इस सजेशन को रिवाइव किया जाता है और एम्प्लॉयज़ में रिसीव रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड, जिसका सबसे अच्छा हो सजेशन उसको रिवॉर्ड दिया सके, ये सब कुछ किया जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्पेसिफिक मेथड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में वैरी बाई कंट्री। It's important to note that the specific method of worker participation in management may vary by country. किसी भी कंट्री में वर्कर को कैसे मैनेज करते हैं वो कंट्री बाय कंट्री वैरी कर सकता है कहीं, और कल्चर बाय कल्चर वैरी कर सकता है। द चॉइस ऑफ मेथड शुड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये चॉइस ऑर्गेनाइजेशन पे है, उसके गोल पे है कि वो एम्प्लॉय को कितना प्रेफरेंस देते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अगर वर्कर पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट में अगर इफेक्टिवली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक अच्छे इंगेज और मोटिवेटेड वर्कफोर्स की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है कि एक हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ, ये डिस्कस करना है हम लोगों को। The field of organization behavior has evolved significantly over time. Organizational behavior का फील्ड हर
टाइम के साथ सिग्निफिकेंटली, मतलब अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, कैसे कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एडवांसमेंट इन साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस एंड शिफ्ट इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सेवरल की फेजेस। तो ओवरऑल हम लोग को की फेजेस पढ़ने में किस तरह से किस किस टाइम में कितना कितना इवेलुएट हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहला है क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, लेट 90s से लेके अर्ली 20 तक। द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी ट्रेस बैक टू द क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। अगर हम लोग को ओरिजिन पता करना है तो ये एरा जो होता है हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का रूट कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ हमारे क्लासिकल मैनेजमेंट एरा से, जो कि लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक था। इस पीरियड ऑफ टाइम में फोकस जो था हमारा प्राइमली ऑन इफ़िशिएंट मैनेजमेंट पे था, कि हमारा फोकस रहेगा इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होगा, टास्क होगा, प्रोसेस होगा, इन सब का जो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होगा वो किया जाएगा। प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक फ्रीडरिक टेलर, हेनरी फायोल एंड मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और इन सब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, जो कि इम्फोसाइज किया ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना एक प्राइमरी फोकस और मैकेनिस्टिक एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। सेकेंड है हमारा ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, ये 1930s से 1950 तक चला। इस फेज़ को एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट मार्क किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। रिसर्चर्स लाइक एल्टन मायो एंड हिज कलीग एट द हॉर्ट्रेन स्टडीज चैलेंज द प्योरली मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्चर्स जो थे एल्टन मायो और उसके कलीग, वो स्टडीज़ किए और ये चीज़ एक चैलेंज किए कि हमारा जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वर्किंग बिहेवियर जो है वो प्योरली मैकेनिस्टिक व्यू से उसको देखना शुरू किया। दे कंडक्टेड स्टडी दैट रिवील द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर। वो स्टडी किए वो लोग और पता किए और बताएं कि किस तरह से सोशल और ह्यूमन फैक्टर वर्क प्लेस में प्रोडक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। द इम्फेसिस शिफ्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, ये सब भी इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। सिर्फ हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाना ये जरूरी नहीं होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन नीड। यहाँ पर से हमारे ह्यूमन की क्या नीड होती है, मोटिवेशन चाहिए होता है वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, ये सब आइडेंटिफाई होना शुरू हुआ। उसके बाद आया हमारा बिहेवियरल साइंस एरा, जो कि 1950 से 1960 तक चला। ये एरा एक इमर्ज होकर के आया साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस थ्योरी, जो कि अप्लाइड होता है हमारे स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए। इसमें की कंट्रीब्यूटर्स जो हो गए ये सब है की कंट्रीब्यूटर्स। और दिस थ्योरी एक्सप्लोर्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये थ्योरी जो होता है वो एम्प्लॉय मोटिवेशन, लीडरशिप और जॉब सेटिस्फैक्शन और मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट आया हमारा कॉन्टीजेंसी थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी। ये हुआ 1960 से लेकर 1970s तक। दिस पीरियड emphasized दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये पीरियड बोला कि कोई एक साइज फिट नहीं है कि सारे अप्रोच एक साथ मैनेजिंग बिहेवियर पे लग जाए। रिसर्चर्स like John Woodward, Tom Burns and G. Lawrence among others highlighted that effective management practice should be contingent on the specific circumstances or context of an organization। किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस तरह का होगा। सिस्टम थ्योरी ऑल्सो गेन प्रोमिनेंस emphasizing the interconnection and interdependence of various components within an organization। सिस्टम मैनेजमेंट ओवरऑल, सिस्टम थ्योरी ओवरऑल बताया क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा इंटरकनेक्शन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिपेंड करता है। कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, एक पैरामीटर हम लोग नहीं बता सकते जो पूरा फिट करे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी, जो कि ओवरऑल 1916 से अभी तक चला आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इमर्ज एट अ फील्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फोकसिंग ऑन प्लान्ड इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, उसके बाद आया हमारा ओडी encompasses areas such as team development,
ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हमारे एरियाज़ पे कुछ पे फोकस किया, जैसे कि टीम डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट एंड इन्हांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. Pioneers like Kurt Lewin, Edna Sechwan and Warren Bennis contributed to growth of this field. नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रोरी पर्सपेक्टिव, 1980 से लेके अभी तक चला आ रहा है. दिस कंटेम्प्रोरी एरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इनकॉर्पोरेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड थीम्स. बहुत सारे पर्सपेक्टिव और थीम पे ये काम किया. इसमें आता है लीडरशिप, डाइवर्सिटी, इथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. दिस स्टडी ऑफ लीडरशिप एक्सपैंडेड विद द थ्योरीज लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ऑथेंटिक लीडरशिप. हमारा जो इसमें जब स्टडी हुआ लीडरशिप का, तो ये आगे भी बढ़ा, जिसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ऑथेंटिक लीडरशिप. द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस बिकम अ सिग्निफिकेंट फोकस इन दिस एरा. उसके बाद है हमारा द डिजिटल एज. डिजिटल एज हमारा लेट 20th सेंचुरी से अभी तक चल रहा है. The advent of technology and digital age have had a profound impact on organization behavior. जब से हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे. वर्चुअल टीम होते हैं, रिमोट वर्क होते हैं और डिजिटल टूल्स का यूज़ होता है. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नया सारा चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव हो गया है. उसके बाद द फील्ड हैज़ इवॉल्व टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू डिजिटल कोलैबोरेशन. अब हमारा जो फील्ड है वो अलग अलग तरह का इशू आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, आगे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे डिजिटल कोलैबोरेशन, वर्चुअल लीडरशिप एंड जो वर्क लाइफ बैलेंस इन द डिजिटल एज. उसके बाद आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ये हमारा लेट 20th सेंचुरी में आया था और अभी तक इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं. एज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंडेड ग्लोबली, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से ग्लोबली एक्सपैंड किया है, तो स्टडी ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बिकम क्रिटिकल. Additionally, sustainability and corporate social responsibility have become integral concern in understanding how organization behave and impact the world. तो ओवरऑल समरी इसका ये है, द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है इवॉल्व फ्रॉम अ फोकस ऑन मैकेनिस्टिक. ओवरऑल जो हमारा मैकेनिस्टिक बिहेवियर पे जो फोकस किया जा रहा था और टास्क ओरिएंटेड था, उस चीज़ को वहाँ से वो चीज़ हट करके अब हमारा पीपल सेंटर्ड हो गया. हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लोगों पे फोकस करता है, ना कि हमारे टास्क पे. हमारे टास्क ओरिएंटेड मैनेजमेंट ना हो गया, अब ये पीपल सेंटर्ड अप्रोच हो गया. ये एम्बेरस किया बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और मैनेजमेंट थ्योरी को, और इवोल्यूशन अभी तक कंटिन्यू है. और हम लोग 21st सेंचुरी में और इम्प्रूव कर रहे हैं और नए नए चैलेंज आ रहे हैं हमारे सामने. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.